आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री 98 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने जीके जीएस महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया है, जो कि ये सेट नंबर 22 है। इससे पहले 21 सेट हो चुका है। ये ऑल गवर्नमेंट एग्जाम हो या कम्पिटेटिव एग्जाम हो, ये एसएससी का कोई एग्जाम हो या ऑल स्टेट, सभी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहेगा। इसमें क्या है, सभी प्रीवियस ईयर और रिस्पेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो हमारा पहला प्रश्न है, संथालों का विद्रोह कब हुआ था। ये देखो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा क्या है, ये 1855 से 1856 के बीच हुआ था, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन तो देखेंगे, जो राइट आंसर होगा उसका हम एक है पूरा फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो क्वेश्चन है इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिससे क्या है पेपर में आने वाले प्रश्न एक भी आपसे छूटे ना, सब इजीली बन जाए। देखो इसके इर्द गिर्द बनने वाले प्रश्न क्या है, सभी आपसे इजीली बन जाए, इसलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा इसका विस्तार। देखो संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में संथाल जनजाति द्वारा किया गया था। यह विद्रोह दामिन ई कोह क्षेत्र में हुआ। इसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने किया। अंग्रेज सरकार और महाजनों के अत्याचार के खिलाफ यह विद्रोह हुआ। देखो इसे भारत का प्रमुख आदिवासी विद्रोह माना, ये क्या है, आदिवासी विद्रोहों में गिना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। अगर देखेंगे संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या है, विधिक अधिकार हो जाएगा। विधिक अधिकार, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम क्या है कानूनी अधिकार भी बोलते हैं। देखेंगे इसका विस्तार देखते हैं। देखो इसका डिटेल्स देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा संपत्ति का अधिकार पहले क्या है मौलिक अधिकार में था। अगर देखें ये क्या है आर्टिकल 31 में था, आर्टिकल 31 में था। अब इसे क्या है समाप्त कर ये 300 ए में रखा गया, जिसे क्या है कानूनी अधिकार बनाया गया है। यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद इसे हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया है। यह अनुच्छेद 300 ए, जो कि हमने यहाँ बताया 300 ए में है। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून के प्रावधानों के अनुसार ही संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। यह राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा, भारत के आर्थिक आपात किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू होता है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। अगर देखेंगे तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360, जो कि ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए आर्थिक आपात कितनी बार भारत में लागू हुआ है, तो ये हो जाएगा 0, यानी एक भी बार भी लागू नहीं हुआ है। इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा आर्थिक आपात भारत में कभी लागू नहीं हुआ, ये हमने बताया। यह देश की क्या है वित्तीय स्थिरता पर खतरा होने पर लगाया जाता है। जब ये देश में क्या है खतरा होता है, ये वित्तीय क्या खतरा होता है, वहाँ क्या है ये वित्तीय आपात लगता है। राष्ट्रपति इसे लागू करता है या करते हैं। देखो इसके बाद केंद्र और राज्यों के वित्तीय मामलों का नियंत्रण मिल जाता है। कर्मचारी की वेतन और भत्ते कम किए जा सकते हैं। जब ये लागू हो जाएगा तो क्या है, जब ये क्या है वित्तीय आपात लगता है, तो इसमें जो कर्मचारी होते हैं सभी कर्मचारी के वेतन और भत्ते क्या है कम कर दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय घास स्थलीय को क्या कहा जाता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या सवाना कहा जाता है, सवाना, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा, देखेंगे सवाना क्षेत्रों में वर्षा सीमित होती है। ये क्या है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। क्या सवाना क्षेत्रों में क्या वर्षा सीमित होती है। यहाँ पेड़ों के बजाय घास अधिक पाई जाती हैं। यहाँ पेड़ों के बजाय घास अधिक पाई जाती है। अफ्रीका में यह प्रमुख रूप से पाया जाता है। ये वेरी मोस्ट, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है ये किस कहाँ पाया जाता है, तो ये हो जाएगा अफ्रीका में। अफ्रीका में ये क्या सवाना की घास के मैदान पाए जाते हैं। जंगली जानवरों की अनेक प्रजातियां यहाँ मिलती हैं। इसे उष्णकटिबंधीय
घास भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। अगर देखेंगे अरावली की सर्वोच्च चोटी क्या है, गुरु शिखर है। गुरु शिखर, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं, देखेंगे इसमें हो जाएगा गुरु शिखर अरावली श्रृंखला की एक सर्वोच्च चोटी है। ये क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। यह राजस्थान में स्थित है। ये भी क्या इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है, किस राज्य में क्या गुरु शिखर स्थित है, या अरावली श्रृंखला किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा राजस्थान में। इसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। 1722 मीटर है, ये भी ऊंचाई कई बार पूछा जा चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो माउंट आबू इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। माउंट आबू भी क्या है, इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। अगला देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा क्या है, मालगुड़ी डेज के लेखक कौन है। अगर देखेंगे मालगुड़ी डेज के लेखक तो हो जाएंगे आर के नारायण। आर के नारायण, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा क्या है, मालगुड़ी डेज प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी लेखक आर के नारायण की रचना है। यह 1943 में प्रकाशित हुई थी। इसमें दक्षिण भारत की काल्पनिक कस्बे मालगुड़ी का वर्णन है। इन कहानियों पर टीवी सीरियल भी बनाया गया है। भारतीय साहित्य में यह एक क्लासिक कृति मानी जाती है। ये क्या है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट वाली है। अगला देखेंगे, देखते हैं इसमें हो जाएगा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का संस्थापक कौन है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए स्टार मार्क करेंगे और क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे। अगर देखेंगे होम्यो चिकित्सा तो ये हो जाएंगे क्या है, सैमुअल सैमुअल हैनीमैन। सैमुअल हैनीमैन, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं, देखो इसमें हो जाएगा क्या है, होम्योपैथिक के जनक सैमुअल हैनीमैन है। उन्हें लाइक केयर लाइक सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या लाइक केयर लाइक का सिद्धांत दिया था। यह चिकित्सा पद्धति 18वीं शताब्दी ये सदी में विकसित हुई, या 18वीं सदी में विकसित हुई। ये पूछ लिया था कब विकसित हुई, यानी ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा। इसमें अत्यधिक कम मात्रा में दवाओं का उपयोग होता है। आज यह विश्व के अनेक देशों में प्रचलित है। अगला देखते हैं, देखो इसमें हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, इसे बोलते हैं WEF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या है, दावोस में। दावोस, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा क्या है, विश्व आर्थिक मंच एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था है। इसकी स्थापना 1971 में हुई। इसका वार्षिक सम्मेलन दावोस, जिसे स्विट्जरलैंड में ये पड़ता है, में होता है। दावोस क्या स्विट्जरलैंड का एक शहर है, में होता है। दुनिया की प्रमुख आर्थिक राजनीतिक हस्तियां इन क्या है इनमें इसमें भाग लेती हैं। यह वैश्विक आर्थिक नीतियों पर चर्चा का बड़ा मंच है। अगला देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है। अगर देखेंगे शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है, तो ये हो जाएगा जस्ता। जस्ता का बना होता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा शुष्क सेल बाहरी आवरण एनोड होता है। यह जस्ता धातु से बना होता है। कैथोड कार्बन रॉड होता है। इलेक्ट्रो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट अमोनिया क्या है, क्लोराइड पेस्ट होता है। देखेंगे इसे टॉर्च घड़ियों खिलौनों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें हो जाएगा ये आधुनिक आवर्तन नियम किसने प्रतिपादित किया। देखेंगे तो ये हो जाएगा मोज़ले। मोज़ले ने किया था, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखेंगे और स्टार भी मार्क करेंगे, क्योंकि ये भी कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका डिटेल सॉल्यूशन तो और महत्वपूर्ण है। देखेंगे ये हो जाएगा आधुनिक आवर्त नियम हेनरी मोज़ले ने दिया था। इनका पूरा नाम क्या है, हेनरी मोज़ले है। यह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ये भी है। इससे तत्वों के वर्गीकरण क्या है अधिक वैज्ञानिक हुआ।
देखो मेंडलीव के नियम की कमियों को दूर हुई। ये क्या है, मेंडलीव की क्या है, कमियों को दूर किया इन्होंने, हेनरी मोसले ने। आज रसायन शास्त्र में इसी के आधार पर आवर्त सारणी बनती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका क्वेश्चन है अगला, उबला हुआ अंडा कितनी कैलोरी ऊर्जा देती है? अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 77 कैलोरी ऊर्जा देती है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, एक उबला हुआ अंडा लगभग 77 कैलोरी देता है। यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसमें विटामिन डी, B6, B12 मौजूद होता है। यह होते हैं, देखो इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी होती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी होती है, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट लाइन है ये दोनों। यह हेल्दी डाइट का सबसे हिस्सा माना जाता है, डाइट का हिस्सा माना जाता है। अगला देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा, भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? अगर देखेंगे भारत को क्या घोषित करता है, राज्यों का संघ घोषित करता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा क्या है, राज्यों का संघ, ये क्या है, आंसर था हमारा। अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या है, अभी पूछा गया क्या है, इसका मतलब है राज्यों का संघ है भारत। देखो इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, देखो हो जाएगा, भारत पूर्णतः संघीय नहीं है बल्कि अर्ध संघात्मक है। राज्यों को एक तरफा अलग होने का अधिकार नहीं है। देखो राज्यों को एक तरफा अलग होने का अधिकार नहीं है। देखेंगे सभी राज्यों की सीमाएं संसद बदल सकती है। देखो जो सभी राज्यों की सीमाएं क्या संसद बदल सकती है, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। अगर पूछे कि यह है राज्यों की सीमा में कौन परिवर्तन कर सकता है, तो ये हो जाएगा संसद क्या परिवर्तन कर सकता है। यह भारत की राजनीतिक संरचना को दर्शाता है। अगला देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा क्या है, भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये जो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा, आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। अगर देखेंगे ये क्या इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर पूछे केंद्रीय बैंक कौन है, तो ये हो जाएगा आरबीआई है। यह ऋण की मात्रा और ब्याज दरों को नियंत्रित करता है। यह सी CRR या SLR जैसे साधनों से ऋण नियंत्रित करता है। आरबीआई का गठन 1935, इसका अगर पूरा डेट पूछे तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 है इसका पूरा डेट। अगर पूछे किस एक्ट कितना था हमारा, तो 1934 एक्ट के यंग हिल्डन समिति के द्वारा क्या बनाया गया था। यह देश की मौद्रिक नीति लागू करता है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ये है। ये क्या मौद्रिक नीति को कौन लागू करता है, तो ये पूछा जाता है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो ये हो जाएगा आरबीआई लागू करता है, आरबीआई। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे इसमें हो जाएगा, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो देखेंगे ये हो जाएगा आलम आरा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हो जाएगा, आलम आरा 1931 में रिलीज हुई थी। अगर देखेंगे आलम आरा 1931, ये क्या डेट इम्पोर्टेंट है, डेट इसमें इम्पोर्टेंट है। यह भारत की पहली बोलती इसे बोलते हैं टॉकी फिल्म थी। इसे अर्देशी ईरान ने बनाया था। इसके लोकप्रिय गीत ने इसे प्रसिद्ध किया। यह भारतीय फिल्म इतिहास में मील का पत्थर है। अगला देखेंगे, इसमें अगला क्वेश्चन है, देखो सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा सुल्तान होता था, सुल्तान, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। ये हो जाएगा क्या देखेंगे, सल्तनत काल में अंतिम न्यायिक अधिकार सुल्तान के पास था। देखेंगे काजी उल कुजात सर्वोच्च काजी होता था, लेकिन सुल्तान ही अंतिम निर्णय
निर्णय करता था। यह शरिया कानून भी लागू थे। देखेंगे धार्मिक और राजनीतिक शक्ति सुल्तान के हाथ में रहती थी। सुल्तान ही दंड और नीतियों को नियंत्रित करता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा गदर पार्टी की स्थापना क्या है, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल ने किया था, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर डेट पूछे 1913 हो जाएगा। 1913 सैन फ्रांसिस्को में किया था, जो कि अमेरिका में है। इसका डिटेल सोल्यूशन देखते हैं। देखेंगे इसमें हो जाएगा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका में हुई। देखेंगे इसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन का अंत करना था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इसमें प्रवासी भारतीयों की बड़ी भूमिका थी। यह क्रांतिकारी आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें यदि आप हमसे जीके पढ़ना चाहते हैं, सॉरी, यदि आप हमसे रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारा एक अन्य यूट्यूब चैनल है, लर्न स्ट्रीम 98 रीजनिंग। अगर यहाँ आप विजिट करते हैं, यहाँ क्या ट्रिक की मदद से आप लोगों को क्या रीजनिंग पढ़ाया जाता है। चाहे तो आप इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं या इसको सर्च करके जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे। यहाँ रोजाना आपको 10 AM पर क्या अपलोडेड फॉर्म में मिल जाती है। बेहतरीन ट्रिक की मदद से पढ़ा जाता है, जो कि पेपर ओरिएंटेड, ना तो पेपर इधर उधर का पढ़ाया जाता है, पेपर ओरिएंटेड ही पढ़ाया जाता है। प्रीवियस ईयर और क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हो जाएगा, देखिए रनाडे को किस नाम से जाना जाता था। अगर देखेंगे रनाडे को किस नाम से जाना जाता था तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का सुकरात, महाराष्ट्र का सुकरात, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा क्या है, महादेव गोविंद रनाडे समाज सुधारक थे। इन्हें क्या महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा गया। ये प्रार्थना समाज से जुड़े थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है, ये प्रार्थना समाज से जुड़े थे। विधवा पुनर्विवाह और शिक्षा के समर्थक थे। ये राष्ट्रवाद को जागृत करने में इनकी भूमिका रही। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन हो जाएगी। अगला देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है दस्तक प्रणाली किसने समाप्त की। अगर देखेंगे दस्तक प्रणाली, ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, देखेंगे ये क्या है, दस्तक प्रणाली ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया व्यापारिक अधिकार, एक विशेषाधिकार था। इससे कंपनी को कर छूट मिलती थी। भारतीय व्यापारियों को भारी नुकसान होता था। वारेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त किया। इससे राजस्व में पारदर्शिता बढ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा क्या है, इग्नाइटेड माइंड पुस्तक के लेखक कौन है। अगर देखेंगे तो हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। ये क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, तो हो जाएंगे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनसे रिलेटेड ये क्या है, इनसे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। इसमें हो जाएगा क्या है, यह एक प्रेरणादायक पुस्तक है। ये जो क्या है इग्नाइटेड माइंड, इसमें युवा शक्ति को देश निर्माण का आधार बताया गया है। डॉक्टर कलाम विज्ञान और तकनीकता पर लिखते हैं। यह 2002 में प्रकाशित हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन हो जाएगा, कब प्रकाशित हुई, 2002 में। इसे छात्रों द्वारा बहुत पढ़ा जाता है। अगला देखते हैं, ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे सरीसृप वर्ग के जंतु कैसे होते हैं। अगर देखेंगे सरीसृप वर्ग के जंतु कैसे होते हैं तो ये हो जाएगा क्या है, शीत रक्तीय होते हैं, शीत रक्तीय, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा सरीसृप में तापमान नियंत्रण की क्षमता कम होती है। वे बाहरी वातावरण से तापमान लेते हैं, जैसे क्या है, सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ है, इसी समूह में आते हैं। वे जलीय और स्थलीय दोनों क्या है, हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। इनके शरीर पर आमतौर पर स्केल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा भारतीय दर्शन की सबसे
सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? अगर देखेंगे भारतीय दर्शन में सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या है, सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हो जाएगा, देखो, सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा दिया गया है। यह प्रकृति और पुरुष के द्वैतवाद पर आधारित है। इसमें ईश्वर की क्या अवधारणा नहीं है। यह भारतीय दर्शन की सबसे पुरानी शाखा है। यह योग दर्शन से भी निकट जुड़ा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? अगर देखेंगे चालुक्यों की राजधानी कौन थी, तो ये हो जाएगा वापी हो जाएगा। वापी, जो कि ऑप्शन क्या है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, वापी आज का बादामी, यानी आज का प्रेजेंट टाइम में क्या है, बादामी है, चालुक्य वंश की राजधानी थी। इसे पुलकेशिन जैसे महान हस्तियों ने शासित किया। यहाँ की गुफा निर्माण कला प्रसिद्ध है। यह दक्षिण भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बादामी गुफा विश्व प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हो जाएगा, क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें क्या है, देखो गलत है, सॉरी, इसमें देखो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा 13 अप्रैल। 13 अप्रैल क्या 1919? ये ऑप्शन, ये क्या है, हमें दिखा नहीं था, इसलिए गलत बोल दिया। ये 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका अगर हम क्या डिटेल सोल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ। देखेंगे, जनरल डायर ने निर्दोष जनता पर गोली चलवाई। देखो, हजारों लोग वैसाखी के अवसर पर इकट्ठा हुए थे। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का टर्निंग पॉइंट बनी। यह रॉलेट एक्ट के विरोध का हिस्सा था। देखो, ये एसएससी, यूपीएससी और रेलवे आदि के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, हरित क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित फसल कौन सी थी? अगर देखेंगे सबसे अधिक प्रभावित फसल क्या गेहूँ थी। गेहूँ, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हो जाएगा, हरित क्रांति 1960 से 70 के दशक में हुई। ये हो जाएगा, HYV बीजों का उपयोग बढ़ा। गेहूं उत्पादन में सबसे बड़ी वृद्धि हुई। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी इससे प्रभावित हुए। देखेंगे, खाद सिंचाई मशीनरी का प्रयोग बढ़ा। अगला देखते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? अगर इसका देखेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट को ये सॉल्ट पीटर कहा जाता है। सॉल्ट पीटर, जो कि इसमें ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, इसमें हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है KNO3 है। इसे सॉल्ट पीटर कहा जाता है। यह बारूद का मुख्य घटक है। यह खाद के रूप में भी उपयोगी है। यह प्राकृतिक रूप में भी मिलता है। इसका डिटेल सॉल्यूशन, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? अगर देखेंगे तो हो जाएगा, सिनेबार है। सिनेबार क्या है, पारे का प्रमुख अयस्क है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, सिनेबार इसे बोलते हैं HGS पारे का मुख्य घटक है, मुख्य अयस्क है। इसका रंग लाल होता है। ये पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट लाइन है। देखेंगे, इससे पारा धातु निकाला जाता है। यह ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा। कैलीग्राफ व उद्योगों में पारे का उपयोग होता है। ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट लाइन, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? अगर देखेंगे, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये हो जाएगा परिकिरण के कारण, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हो जाएगा, क्या है, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में बिखरता है। देखेंगे, ये हो जाएगा
उसके बाद नीले रोशनी कम तरंगदैर्घ्य होने से अधिक बिखरती है, इसी कारण आकाश नीला दिखाई देता है। इस प्रक्रिया में रेले प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्योदय सूर्यास्त पर आकाश लाल दिखता है। अगला देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, जो कि इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेंगे सेकंड बैठक कब हुई थी, ये हो जाए 11 दिसंबर 1946। अगर तीसरा देखेंगे तो ये हो जाएगा 13 दिसंबर 1946, ये तीसरी बैठक हुई थी। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा बैठक हुआ था। ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा, यह सभा भारत के संविधान बनाने के लिए गठित की गई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ये सेकंड वाले में चुने गए थे। पहले वाले में क्या है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सेकंड वाले में क्या है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या है, पूरा हुआ, यानी अंगीकृत हुआ, बनके तैयार हो गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का काल गुरली किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया काल गुरली किसके लिए प्रसिद्ध है, ये हो जाएगा स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। देखो काल गुरली पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह विश्व की प्रमुख स्वर्ण उत्पादन क्षेत्रों में से एक है। यहाँ बड़े पैमाने पर खनन होता है। 9वीं शताब्दी में यहाँ स्वर्ण उत्खनन शुरू हुआ। देखिए ये क्या, 19वीं शताब्दी में यहाँ स्वर्ण खनन शुरू हुआ। आज भी यह ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे मणिपुर की राजधानी क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।